नमस्कार, मैं ज्योति सांगवान और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। आज एक बार फिर से कोरोना वायरस को लेकर बात होगी। चूंकि पिछले काफी दिनों से भारत में कोरोना का कहर देखा जा रहा है, दुनिया के सबसे ज्यादा एक दिन के मामले भारत से सामने आ रखे हैं। लाखों में जान जा चुकी है, करोड़ों संक्रमित पाए गए हैं। लेकिन हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में दावे ये हैं कि कोरोना कंट्रोल कर लिया गया है, कोरोना से राहत मिल रही है, दैनिक मामलों में कमी दर्ज की गई है। ऐसे में रोहतक में स्थिति क्या है? इन दावों के बीच रोहतक में कोरोना को लेकर, कोरोना के साथ साथ अब ब्लैक फंगस को लेकर क्या तस्वीर है, ये हम जानेंगे खुद रोहतक के डीसी कैप्टन मनोज कुमार की जुबानी। सर, बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। थैंक यू सर, पहला सवाल यह है कि क्या कुछ स्थिति है रोहतक में, कोरोना को लेकर क्या हालात हैं? हालात ज्योति जी अभी काबू में हैं। पहले जहां हम 25-30% पॉजिटिविटी के साथ चल रहे थे टुवर्ड्स द एंड ऑफ अप्रैल, अभी हम क्यूमुलेटिव 5.5% के आसपास हैं, 5.8% टू बी प्रिसाइज। यदि हम अकेले मई का सेकेंड वेव का भी आंकड़ा देखें तो वी आर समवेयर क्लोज टू अराउंड 7% और समथिंग। गाँव में एक दफ़ा बड़ी तेज़ी से फैला था ये, उस वक्त फिर हमने जो भी संसाधन थे, चूँकि शहर काबू आ गया था तो हमने सभी कुछ गाँव में झोंक दिया। आज मैं बड़ी सेटिस्फैक्शन के साथ आपसे ये शेयर कर रहा हूँ कि गाँव में मेरा पॉजिटिविटी रेट 5% पे जब आया तो हम थोड़ा संतुष्ट हुए थे कि अभी हम इसको काबू कर लेंगे। आज मैं सुबह के आंकड़े देख रहा था, अभी तो 1.5-2% के आसपास है केवल। मैं इसको ज़ीरो पे लाना चाहता हूँ। मुझे ध्यान आ रहा है कि मैं प्रेस के माध्यम से, ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से फरवरी से जुड़ने लगा था लोगों से, क्योंकि मुझे एक इल्हाम, एक अंदेशा था कि बीमारी अभी टली नहीं है। बड़ा आह्वान किया हमने लोगों से। रोहतक में ज़ीरो पे डेथ का जो मोर्टेलिटी का आंकड़ा आ गया था वो 2-3 तक मार्च में आया था, और मैंने बताया कि ये मेरे लिए चिंता का विषय है। बेपरवाही रही लोगों की, लापरवाही कहिए, और वो भारी पड़ी। भगवान की दया से अभी सभी लोगों के कंसर्टेड एफर्ट से इस पे काबू पाया है, परंतु मैं अपनी बात के साथ ये अंडरलाइन करना चाहूँगा कि काबू स्थिति पे ज़रूर है, परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि हम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे। फिर आप क्या कारण मानते हैं कि पिछले साल की बात करें या पहली वेव की बात करें, स्थिति कंट्रोल कर ली गई थी, लेकिन एक बार फिर से मामले बढ़े, दैनिक मामलों में बढ़ोतरी देखी गई और लगा कि कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है? मैं एक्चुअली कोई मेडिकल एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, बट जो छोटी मोटी बातें सुनते हैं डॉक्टर लोगों से, अभी तो कोरोना ने बहुत से लोगों को डॉक्टर बना ही दिया, करीब करीब सब आम आदमी को भी। ये जो वायरस है ये अलग अलग वातावरण में अलग अलग रूप धरता है, म्यूटेट करता रहता है ये। तो जैसा आपने पीछे देखा, कई मुल्कों से अलग अलग वेरिएंट्स आ गए, और मार्च के आसपास शायद यूके से कोई वेरिएंट आया था, फिर ब्राज़ील से आ गया, फिर साउथ अफ्रीका से आ गया, और फिर इंडिया में कोई डबल म्यूटेशन हो गई जैसे बताते हैं। और ऐसे वक्त में जब लोग सोचते करे ये तो काबू आ गया है, और वो फिर लापरवाही बेपरवाही शुरू कर देते हैं। अब जो रफ्तार थोड़ी कम हुई, आपने पहले जवाब में शुरुआत में ही कहा, क्या ये लॉकडाउन जैसे कड़े फैसलों का परिणाम है? आप लोगों के प्रयासों का ये परिणाम मान सकते हैं कि या फिर जनता को आप लोगों ने जागरूक किया? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। लॉकडाउन एक बहुत सफल और कारगर कदम रहा है, और लोगों में जो चेतना थोड़ा देर से ही सही जो आई, उसका ये नतीजा है। साथ में मैं बहुत ही खुशी और गर्व के साथ ही कहना चाहता हूँ, आप जानते हैं अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। हमारे तमाम सरकारी अदारे जितने भी हैं, तमाम प्राइवेट अदारे, चाहे वो इंडस्ट्री है चाहे वो मार्केट्स हैं, सभी पॉलिटिकल आउटफिट्स, सभी सोशल आउटफिट्स और एनजीओज़, सभी बुद्धिजीवी, पूरी प्रेस जिसने इतनी सकारात्मक भूमिका निभाई, पॉजिटिविटी फैलाई लोगों में, लोगों को भयाक्रांत नहीं किया, और सिविल सोसाइटी के लोग सब ने एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ा है। मुझे ध्यान आ रहा है हमने ख़ास तौर पे एक सिविल सोसाइटी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन ग्रुप भी बनाया,
और वो एकेडेमिया से भी जुड़ा, वो मेडिकल फ्रेटर्निटी से भी जुड़ा, वो समाज सेवियों से भी जुड़ा, वो दानवीर लोगों से भी जुड़ा, और सभी के सामूहिक प्रयासों से आज हम ये स्थिति में हैं। पिछली लहर के मुकाबले इस लहर की बात करें, कितना अंतर आप देखते हैं? और पहले लॉकडाउन के मुकाबले अब जबकि एक बार फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ा, इसमें आपने कितना डिफरेंस देखा? क्या लोगों को इस बार जागरूक करना मुश्किल था, क्योंकि लोगों का डर निकल गया था कोरोना को लेकर? हाँ, इसमें एक मिक्स्ड फीलिंग है। पिछली मर्तबा आप भी जानती हैं कि उससे पहले लोगों ने लॉकडाउन कभी देखा नहीं था, ये शायद ये नाम भी नहीं सुना था, और जब वो लॉकडाउन हुआ तो लोगों को मालूम ही नहीं था कि क्या होता है। बट दैट वाज अ टोटल शटडाउन, सब कुछ बंद। उसके परिणाम आपने देखे कि छोटे बड़े लोगों को कई तरह की मुश्किलात आई, इकॉनमी पे भी असर पड़ा, तकलीफ़ें भी लोगों को हुई, छोटे मोटे रोज़गार भी शायद लोगों के चले गए। इस बार लोगों को लॉकडाउन का मतलब मालूम था, और मेरे यहाँ स्वेच्छा से संगठन आए लॉकडाउन लगने से पहले कि लॉकडाउन कर दीजिए, और आपने देखा कि लॉकडाउन टोटल शटडाउन नहीं था। इसमें इंडस्ट्री चल रही है, आवश्यक सेवाएं भी चल रही हैं, इंटरस्टेट आवागमन भी चल रहा है। उसके बावजूद लोगों ने अपने आप पे बंदिशें लगाई खुद, और जब भी कोई छोटे मोटे रिलीफ की संभावना सी नज़र आई तो लोगों का मत यही था कि अभी कुछ अरसा और लॉकडाउन रह जाए तो अच्छा है। अब पिछली दफ़ा काबू पाने के बाद, जैसा आपने कहा, बेपरवाही ज़रूर बढ़ गई थी। उस बेपरवाही का ये नतीजा हुआ। बेपरवाही करते करते लोग चेत गए अचानक, तो स्थिति पे नियंत्रण भी हो गया। पिछली दफ़ा इतनी स्पीड से ये नहीं फैला था। इस बार बता रहे हैं कि 17-18 गुना रफ्तार से संक्रमण बढ़ा है, ये जो नया वेरिएंट था, इस वजह से। मॉर्टेलिटी पिछली बार बहुत ज़्यादा नहीं थी, इस बार मॉर्टेलिटी ज़्यादा हुई। पिछली बार उम्रदराज लोगों को टारगेट किया था इसने, इस बार जैसे मैंने आपको बताया, जो साइंटिस्ट बता रहे हैं, यूथ को टारगेट किया इसने। इसीलिए ये जब सैचुरेट हो जाता है एक टारगेट तो नया टारगेट ढूंढता है। वायरस का ये चरित्र है, वायरस का बताते हैं। इसीलिए एक अंदेशा है कि अब यूथ से नीचे की कैटेगरी पे ना आ जाए। तो वी शुड होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। यूथ से नीचे की कैटेगरी की आपने बात की, सुप्रीम कोर्ट भी इसे लेकर चिंता जाहिर कर चुका है, खुद केंद्र सरकार भी मान रखी है। सर, अगर तीसरी लहर आती है, आपने भी कहा कि भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन अगर आती है तो सिस्टम कितना तैयार है? रोहतक जिला कितना तैयार है? हम तैयार हैं इसके लिए, और हमारी जितनी भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ हैं या प्राइवेट फैसिलिटीज़ हैं, उन सबको ताकीद कर दी गई है कि वो बच्चों के लिए वार्ड्स, व्यवस्थाएं, वेंटिलेशन इत्यादि सभी चीज़ें चुस्त दुरुस्त रखें। और सौभाग्य से रोहतक में स्टेट का सबसे प्रीमियर मेडिकल इंस्टीट्यूट PGI हमारे पास है, और अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी बड़े बड़े हैं। ग्रामीण इलाकों की हम बात करें, ग्रामीणों को समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और रोहतक से इस तरह की खबरें भी सामने आई कि कुछ लोग कोरोना को मान के नहीं रखे हैं, कुछ लोग कोई अलग ही कारण इसके पीछे ढूंढ रखे हैं। वहाँ कितनी मुश्किलात या कितनी चुनौतियां आपके सामने रखेंगी? आपने सही कहा, थोड़ा सा शायद ज्ञान का अभाव था, या सोच का अंतर कह लीजिए, या बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास उसको कह लीजिए। ग्रामीण लोग क्योंकि मेहनतकश लोग होते हैं, खेत खलियान में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, नो डाउट उनकी इम्यूनिटी हम लोगों से बेहतर होती है, इसमें कोई शक नहीं है, और वो शारीरिक रूप से भी हमसे ज़्यादा रिष्ट पुष्ट और तगड़े रहते हैं। शायद ये भावना कहीं ऐसा एक फीलिंग उनमें डाल देती है कि हमको शायद कुछ नहीं होगा। वो भावना थी, उसका निराकरण करने में थोड़ा हमको एफर्ट लगा। परंतु खूबसूरत बात ये है कि उन्होंने चीज़ को समझा, एंड व्हेन यू रीच आउट टू पीपल दे गिव इट बैक टू यू। कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत हमको ऐसा इसमें नहीं आई। हम खुद 50 गाँवों में घूमे, मैं और SP, और मेरे ऑफिसर्स एक एक गांव में गए। मैं आपको बताऊं कि मेरे पास
47 यानी 150 के करीब गांव, बड़े बड़े गांव हैं, जैसे आपने जिक्र किया था अभी एक दो टिटौली वगैरह का, 12-12, 15-15 हज़ार की और 25-30 हज़ार की आबादी के गांव मेरे पास हैं। जो एक छोटे कस्बे जैसे आपका दादरी है या झज्जर है या नारनौल है, उनके बराबर तो गांव हैं इधर। तो वहाँ हमने हर गांव में हमने 2-2 टीमें, एक उपचार के लिए, एक गांव में फेरी घूमने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, ट्रैकिंग, टेस्टिंग, ट्रीटिंग, आईसी एक्टिविटीज, यस। और फिर उन्हीं में से हमने कुछ हॉटस्पॉट्स ढूंढ लिए जहां ज़्यादा फेटैलिटी या पॉजिटिविटी थी, 50 के करीब। टेस्टिंग के लिए मान गए ग्रामीण और साथ ही उपचार के लिए भी माने, लेकिन क्या वैक्सीनेशन के लिए कोई उत्साह दिखा उनमें? वैक्सीनेशन के लिए अभी उत्साह है और 18 वर्ष से ऊपर वालों के लिए अभी भी शुरू हो गई है। 45 से ऊपर वाला पहले ही शुरू था, तो वैक्सीनेशन के प्रति उत्साह है। टेस्टिंग के प्रति लोग काफ़ी बहुत ज़्यादा इच्छुक नहीं थे पहले, अब आने लगे हैं, अब आने लगे। हम गाँव में मौके पे ही रैट वाला टेस्ट करते हैं, रैपिड एंटीजन वाला, वहीं मौके पे रिजल्ट निकलता है, वहीं पे हम हमने किट्स बनाई हैं, मेडिकल किट्स। जो व्यक्ति पॉजिटिव आता है वहीं उसको किट थमा दी जाती है। कोई भी लक्षण आए, हमारा यही कथन था कि वो चाहे कोरोना है चाहे नहीं है, चाहे वो नॉर्मल बुखार खांसी जुकाम है, यदि आपको लक्षण आया तो ये समझिए कोविड हो गया और दवा शुरू कर दीजिए, वो आदमी बीमारी पे काबू पा गया। आपने खुद भी कहा कि रोहतक वासियों के लिए सौभाग्य की बात है कि यहाँ पर पीजीआई है, लेकिन क्या पीजीआई में भी कभी ऑक्सीजन की कमी या वेंटिलेटर्स की कमी जैसी परेशानी पेश आई? नहीं, मैं आपको बताऊं कि इनिशियली शुरू में पीजीआई ही नहीं, पूरे देश में ऑक्सीजन का एक लिमिटेड सा सप्लाई था, प्रोडक्शन थी, लेकिन वो दूर दूर फैली हुई थी, किसी स्टेट में यहाँ वहाँ, तो मोबिलाइजेशन टुक ए लिटिल वाइल। तो हैंड टू माउथ सीन था हमारा, बहुत ज़्यादा लग्जरी में हम नहीं थे, परंतु जितनी आवश्यकता थी उसने ऑक्सीजन डे 1 से हमको मिली। आज हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं, हमारे पास सरप्लस है अभी ऑक्सीजन। पीजीआई में ऑक्सीजन की कमी नहीं थी कभी भी, डिस्ट्रिक्ट में भी कमी नहीं थी कभी भी, परंतु एक सीमा के अंदर रह के हमको काम करना होता था, उतनी थी। वेंटिलेटर्स की कमी न पहले थी ना आज है। पीजीआई में 350 के करीब वेंटिलेटर हैं आज, 350 के आसपास। सिविल हॉस्पिटल में 2 वेंटिलेटर हुआ करते थे, 10 वेंटिलेटर हैं वहाँ पे आज। प्राइवेट अस्पतालों में 117 यानी 125 वेंटिलेटर हैं आज। और इस व्याधि के दौरान और भी बहुत सी चीज़ें आई। हमारे पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं आज, 200 के करीब पीजीआई में है। इतने ही प्राइवेट अस्पतालों में और चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स ने जो डे केयर सेंटर्स में लगाए हैं वहाँ हैं। हमारे सिविल हॉस्पिटल में है 50 के आसपास। तो किसी भी तरह से अभी संसाधनों की कमी यहाँ पे नहीं है। इसके साथ ही पीजीआई में देखिए सर, बाकी स्टेट के लोग भी आते होंगे और उपचार के लिए किसी को इनकार नहीं किया जा सकता, इंसानियत के नाते भी और वैसे भी सबका अधिकार है। लेकिन कभी किसी स्टेज पर लगा कि रोहतक वासियों के साथ किसी तरह की परेशानी या भेदभाव इससे हो सकता है कि बाकी स्टेट के लोग भी आ गए, बाकी जिलों के लोग भी आ गए स्थानीय लोगों के लिए? ऐसी कोई भावना निकल कर आई नहीं कहीं से। ऑफ कोर्स हम लोग जो आंकड़े जुटाते हैं तो हमको मालूम रहता है कि कितने % लोग बाहर के और कितने अंदर के। हम मानवतावादी सोच रखते हैं, आप भी, सभी लोग। हम इस आधार पे किसी को भी ट्रीटमेंट या एडमिशन मना नहीं कर सकते कि वो कहाँ का डोमिसाइल है। इंसान इंसान है, जान सबकी उतनी ही कीमती है। जो भी आया उसी को जहाँ तक संभव हो सका सहायता दी गई, चाहे वो एडमिशन था, चाहे वो मेडिकेशन था, चाहे और गहन चिकित्सा थी। यस, पीजीआई में भी और बाकी हॉस्पिटल्स में भी। रोहतक से बाहर दूसरे ज़िलों के लोग भी थे और हरियाणा से बाहर दूसरे प्रदेशों के लोग भी थे, जिसमें चंडीगढ़ भी है, पंजाब भी है, उत्तराखंड है, वेस्टर्न यूपी है, दिल्ली है, राजस्थान है, सब जगहों के लोग आते हैं यहाँ। ब्लैक फंगस के भी बहुत सारे मामले पीजीआई में आए हैं। क्या लगता है कि सर इससे भी, कोरोना तो था कि पहले मुश्किल, हालांकि अभी हद तक कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन ब्लैक फंगस वाकई डरा रहा है? ब्लैक फंगस अभी एकदम से आया है, काफ़ी आया है। ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं था। म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं इस बीमारी को, जितना मैं जानता हूँ। ये हर जगह है, ये शायद टेबल पे भी मिल जाएगी आपको, ये मास्क के अंदर भी मिल जाएगी।
आपके बर्फ़ी में, मिठाई में, इसमें भी लग जाती है वो। और साफ़ सफाई ना हो तो आप 10 दिन जुराब मत धोइए तो आपके पैरों में भी लग जाएगी शायद, या आप किसी भी चीज़ को बहुत गीला रखेंगे और ह्यूमिड वातावरण में तो वहाँ भी लग जाएगी फंगस। वो चाहे वाइट है, चाहे ब्लैक है, चाहे ग्रीन है, वो ऐसे प्रोग्रेस करती चलती है, पहले भी थी ये। इसका बुनियादी फंडा ये है कि हाइजीन ज़रूरी है, इम्यूनिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए। इम्यूनिटी लो होगी तो ये ज़्यादा मुफीद रहता है वातावरण इसको, ख़ास तौर पर शुगर जैसी चीज़ें ना हो तो बेहतर रहता है। कोई प्रोलॉन्ग्ड स्टेरॉयडल यूज़ पे लोग रहे हों या प्रोलॉन्ग्ड ऑक्सीजनेशन और वेंटिलेशन पे रहे हों, वहाँ भी इसका इंसिडेंस सुनने में आते हैं। ऑक्सीजनेशन में टैप वाटर यदि सीधे लोग ह्यूमिडिफायर वगैरह में इस्तेमाल कर लेते हैं, वो भी एक बड़ा कारक है इसका। तो हमने अनुरोध किया था सभी से, मेडिकल फ्रेटर्निटी से, ये कि स्टेरॉइड्स का और ऑक्सीजनेशन का इनडिस्क्रिमिनेट प्रिस्क्रिप्शन ना हो। और लोगों से भी ये कहा कि जब घर में आप इस तरह की चीज़ें ऑक्सीजनेशन में इस्तेमाल करते हैं तो डिस्टिल वाटर या आरओ वाटर का इस्तेमाल किया जाना आवश्यक है। और स्टेरॉइड्स भी कम से कम जहाँ तक संभव हो सके उनसे बचा जाए। इम्यूनिटी बूस्टर्स इस्तेमाल किए जाएं ताकि इम्यूनिटी बनी रहे। अब चूंकि कोविड के वक्त में स्टेरॉइड्स भी लोगों को लेना पड़ा, ऑक्सीजन भी लेनी पड़ी, कुछ लोग वेंटिलेशन पे भी चले गए, इम्यूनिटी भी नीचे आ गई थी, साथ में कोई कोमॉर्बिडिटी है, तो फंगस को एक अवसर मिल गया। तो यहाँ पे रोहतक से बाहर के केसेस भी ज़्यादा तो बाहर के ही हैं और स्टेट से बाहर के भी हैं, परंतु स्पेशल वार्ड उसके लिए पीजीआई में बना दिया गया है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी ट्रीट हो रहे हैं और यहाँ पे भी उनके लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल की आपने बात की सर, बहुत सारे अस्पताल वो हैं जो कि बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी अस्पतालों से शिकायतें आती हैं कि लंबा चौड़ा बजट तैयार किया जाता है, ओवर चार्ज करते हैं। ऐसे में जो कमेटी का गठन किया गया है वो किस तरह से काम कर रहे हैं? ज्योति जी, हमने डे 1 से ही कुछ चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए कमिटीज़ बनाई थी। ऑक्सीजन ऑडिट के लिए हमने डे 1 से प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए कमेटी बनाई थी। हमने अपने सरकारी संस्थानों के ऑडिट के लिए भी अधिकारी लगाकर उनका ऑक्सीजन ऑडिट किया था। हमने आवश्यक वस्तुएं, चाहे वो अनाज है, दलहन है, उनके लिए भी दाम निर्धारित कर दिए थे। दवाओं के हमने दाम निर्धारित कर दिए थे और लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस के भी हमने दाम निर्धारित कर दिए थे। इसी प्रकार हर चीज़ की मॉनिटरिंग के लिए हमने एक कमेटी भी बना दी जो हर रोज़ जाएगी फील्ड में, चाहे वो दवा विक्रेता उनके पास जाएगी, चाहे वो मंडी में जाएगी। फल सब्जियों के दाम भी हमने तय किए थे। तो हॉस्पिटल्स के लिए भी हमने एवरी 2 हॉस्पिटल्स के लिए एक कमेटी अलग से 4 लोगों की सीनियर अधिकारी के नेतृत्व में बनाई थी। और इसके साथ साथ यदि ऐसे कोई आवेदन प्रतिवेदन आते हैं, कोई शिकायतें आती हैं वेरीफाइबल, उनकी जांच के लिए भी एडीसी की अध्यक्षता में कमेटी है। जो भी शिकायत कहीं से भी आती है उसको तुरंत उसका संज्ञान लेकर उसकी जांच की जाती है और जांच के अनुसार कार्रवाई करते हैं, होगी आगे भी। देखिए, कोरोना को लेकर सरकार के सामने भी मुश्किलें हैं, जनता में भी एक डर है, लेकिन उपायुक्त के नाते बतौर डीसी आपके सामने कितनी मुश्किलें रखी और सरकार से कितना अतिरिक्त तालमेल आपको रखना पड़ा, जनता को कितना अतिरिक्त जागरूक करना पड़ा, पब्लिक में ज्यादा जाना पड़ा? पब्लिक में तो रहना पड़ा करीब 24 घंटे। मैं ही मानता हूँ कि ऐसी आपदा में सेवा करने का मौका तकदीर वालों को मिलता है, सभी को नहीं मिलता। मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे वक्त में जो भी छोटा मोटा जिस काबिल में हूँ वो कर पाया। ऐसा भी वक्त था आज से हफ्ता भर पहले कि हमको दिन रात, तारीख और दिन का ज़रा भी भान नहीं था कि क्या है क्या नहीं है, बराम जाने क्या था। हम अपने लोगों के बीच में रहे, उनके पास गए, जो कुछ था हमने उनके अंदर झोंक दिया। वहाँ पे एक भी अधिकारी को मैंने चैन से बैठने नहीं दिया। सब अपने टोज़ पे थे, चाहे वो एडीसी हैं, चाहे वो एसडीएम हैं, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो इंजीनियर्स हैं, चाहे वो मेडिकल लोग हैं, चाहे वो तहसीलदार, एवरीबडी वाज आउट देयर इन द स्ट्रीट डाउन टू द लास्ट मैन। मुझे शायद जो मेरा फ़ौज का अनुभव है वो भी कुछ मेरे विचार से काम आया होगा। मैं जानता हूँ हम फ़ौज में कुछ एनालिसिस किया करते थे,
VD एनालिसिस था, वाइटल, इसेंशियल, डिज़ायरेबल, फिर फास्ट, नॉर्मल, स्लो, FNS एनालिसिस था, ABC था। वो एनालिसिस भी हमने यहाँ किया और हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट वहाँ बड़े कायदे से और बड़ी SOP के साथ करते थे। वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट हमने यहाँ करी कि हमारे पास क्या क्या साधन हैं, कहाँ कहाँ रैशनलाइज किया जा सकता है, कैसे उनको बढ़ाया जा सकता है, कहाँ से क्या प्राप्त होगा, उसको कहाँ पे डिप्लॉय करना है, कहाँ पे ऐसी लोकेशन है जहाँ उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठ सके। तो ये चीज़ें काम आई। प्लस फ़ौज में जैसे हमको पहले पुराना सिस्टम था कि जिनको ट्रूप्स को जो ज़रूरत है वो आके एक जगह से अपनी ज़रूरियात का सामान ले जाते थे। तो उसके बाद वहाँ हमने फॉरवर्ड डिलीवरी सिस्टम शुरू किया था कि आप खुद जाइए और वहाँ पहुँचाइए जहाँ उस सामान की ज़रूरत है, FDS। वो हमने यहाँ किया फॉरवर्ड डिलीवरी सिस्टम कि तैयार कीजिए सब चीज़ें और लेके जाइए और उस व्यक्ति तक पहुँचा के आइए जो वहाँ आखिर में बैठा है। कोशिश रही हमारी, चेष्टा पूरी। कितनी सफल रही कितनी नहीं है तो लोग ही बता सकते हैं, आप भी शायद बेहतर जानते हैं, परंतु एक संतोष का भाव अवश्य है। आप लोगों की कोशिशों का ही परिणाम है कि कोरोना लगभग कंट्रोल में है। सर, सेना में कैप्टन आप रखे, क्या जिंदगी में ऐसा मूड आया कि अब सेना में नहीं बल्कि किसी और जरिए से समाज की सेवा करनी है, देश की सेवा करनी है और आज इस मुकाम पर हैं? वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, दिस है। एनीवे, आदमी के अपने हाथ में तो नहीं होता कि मैं ये कहूँ कि मैं तो बहुत ही कुछ ऐसा था कि मैं जब चाहा ये कर दिया, जब चाहा वो कर दिया, ऐसा नहीं है। तकदीर का एक स्ट्रोक था, ऊपर वाले की कृपा थी, मन में थोड़ी इच्छा थी, तुक्का लग गया शायद। तो अलग अलग किस्म का एक्सपीरियंस, मेरी तमन्ना थी। मैं फ़ौज में जाने से पहले स्कूल मास्टर भी था थोड़ा बहुत दिन, एक आध साल, और फिर मैं फ़ौज में रहा करीब 9-10 बरस। उसके बाद मैं ये सिविल सर्विसेज में आ गया। तो अलग अलग नज़ारे हैं तीनों, अलग अलग पृष्ठभूमि, अलग अलग कैनवस है, काम का फील्ड भी अलग है, बेहद ख़ास हैं। और शायद जो सोल्जरिंग है वो आपको थोड़ा बेहतर बनाती है और वो आपको हार्डशिप से लड़ने के लिए थोड़ा ज़्यादा ट्रेन करती है, जज्बा भी पैदा करती है और आपको स्किल भी करती है वो। तो वो चीज़ मैं ऐसा समझता हूँ कि वो चीज़ मेरे, हमसे बेहतर बहुत लोग हैं यहाँ जो फ़ौज में भी नहीं थे, ऐसा नहीं है कि हम ही बेहतर होते हैं, परंतु मेरा दृष्टिकोण ये है कि फ़ौज का एक स्टिंट 2-3 बरस का, कंस्क्रिप्शन जिसको कहते हैं, कंपलसरी मिलिट्री सर्विस फॉर एनीबडी गेट इनटू ए जॉब, अगर हो जाए तो शायद अच्छा रहे कि कोई भी व्यक्ति जो किसी भी तरह की नौकरी में आता है वो 2-3 बरस उसको कंपलसरी मिलिट्री सर्विस अगर हो जाए तो मेरी नज़र में ये बेहतर हो सकता है। आखिरी सवाल आपसे, आपने बताया कि कई बार आप 24 घंटे के लिए भी रखे हैं फील्ड में, लोगों से बातचीत भी की है, उनको समझा है, सुना है और जागरूक किया है। कभी खुद के लिए, परिवार के लिए भी लगा कि कोरोना से खुद का बचाव भी करना है, परिवार का भी करना है? बहुत ज़्यादा वक्त इस पे दे नहीं पाए। शायद जो लोग हैं हमारे, पब्लिक जो है, उसको हमने प्रायोरिटी दी, प्रेफरेंस दी, उसको हमने ऊपर रखा। मेरे परिवार में भी करीब करीब सभी लोगों को हो गया ये, खुद मुझको भी और मेरे बीवी बच्चों को भी, मेरे भाई उसके परिवार को भी, सभी लोगों को, सभी परिवारों में सभी जगह हुआ है, परंतु सभी को हुआ। कुछ लोग अभी उबर रहे हैं अभी भी। तो मैं समझता हूँ कि जैसा पूरी दुनिया में हो रहा है वैसा ही हमारे साथ भी हो रहा है। हम कौन सा कोई निराले या अलग लोग हैं, और इस वक्त में स्वार्थ पे ज़्यादा ध्यान देने की बजाय सामने वाले लोगों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, जिनके लिए हम बैठे हैं यहाँ पर, जिनकी सेवा के लिए, जिनके पास शायद अभाव हैं कई चीज़ों के। हम तो भगवान की दया से शायद हमारे पास और कुछ नहीं तो उतना जागरूकता और ज्ञान तो है कि हम बुखार होते ही गोली खा लेते हैं, वो गोली हमको मिल भी जाती है। परंतु बहुत से लोगों को जो दूर रहते हैं, जो इंटीरियर्स में हैं, उनको ये भी मालूम नहीं कि बुखार कैसा है, इसका क्या उपचार करना चाहिए।
तो मैंने अपना ध्यान वहाँ केंद्रित किया। ऑफ कोर्स मैंने अपने परिवार को जागरूक कर रखा था और हमने किसी को अस्पताल भी नहीं जाने दिया और हमने घर पे ही जैसे आप हम सब उपचार करते हैं वैसे कर लिया वो। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, बातचीत की। तो कैप्टन मनोज कुमार, रोहतक के उपायुक्त को आपने सुना, एक शिक्षक से लेकर सेना के कप्तान और उसके बाद आज ये जिम्मेदारी, आज ये मुकाम। कैसा पूरा सफर रहा, कोरोना को लेकर क्या कुछ हालात हैं, इस पर हमने बातचीत की है। इनका दावा है और आंकड़ों के साथ ये दावा किया गया है कि कोरोना पर लगभग कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन जागरूक रखें, ब्लैक फंगस से जंग जारी है और तीसरी लहर को लेकर भी पूरी तरह से तैयार हैं। इसी के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।